राज और रूबी तय समय पर अमन के घर पहुंच गए। जैसे ही बेल बजाई, सामने एक 40-45 साल की महिला खड़ी थी। राज और रूबी हैरान थे कि क्या ये अमन जी की पत्नी है। ये तो उम्र में उनसे काफ़ी बड़ी नज़र आती हैं। उन्होंने हमें अंदर आने को कहा। हम अंदर चले गए, पर जैसे ही राज और रूबी अंदर गए, अमन जी की आवाज़ आई कि आंटी आप इन्हें बिठा लीजिए, मैं अभी आया। अब राज और रूबी समझ चुके थे कि ये अमन जी की पत्नी नहीं बल्कि कोई आंटी हैं, पर अब नज़रें अमन जी की पत्नी को ढूंढ रही थी, जो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद अमन जी कॉफ़ी की ट्रे हाथ में लिए हुए आकर बैठ गए। वह समझ गए थे कि राज और रूबी उनकी पत्नी को ही ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने बात बनाते हुए कहा कि उनकी पत्नी की ज़रा तबीयत ख़राब है। जैसे ही वह उठेंगी मैं आप दोनों से उन्हें मिलवा दूंगा। पर थोड़ी ही देर में सामने के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और उसके बाद किसी के कराहने की आवाज़ भी सुनाई दी। राज को लगा कि शायद ये उसका वहम है, पर उसकी पत्नी रूबी ने भी यही महसूस किया कि अंदर से किसी के सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही रूबी और राज को इन आवाज़ों की वजह पता चली, उन दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। राज, आज सैटरडे है, चलो शाम को कहीं घूमने चलते हैं। अरे यार, घर में ही रहते हैं ना, हर वीकेंड पर कहीं जाना ज़रूरी भी तो नहीं है ना। चलते हैं ना, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाना। उनके साथ तो जाती ही हूँ राज, तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए? रूबी, फिल्मी बातें मत करो, हम पूरे समय साथ ही तो होते हैं। अब ऑफिस भी जाना छोड़कर तुम्हारा दिल बहलाऊं क्या? राज, कितने दिन हो गए हमने साथ बैठकर ढंग से बात ही नहीं की। अरे रोज़ तो बात करते हैं, अब क्या रह गया है? राज ने कहा तो उस पर जवाब देते हुए, फिर भी कुछ बातें अनकही रह जाती हैं, किसी ने बीच में कहा, तो राज के साथ साथ रूबी भी चौंक पड़ी। सामने से आई इस आवाज़ से अपनी लड़ाई में वे ये भूल गए थे कि वे अपने घर में नहीं, अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़े थे। माफ़ कीजिएगा बीच में बोलने के लिए, वह सज्जन बोले। नहीं, वह हमें ही ध्यान रखना चाहिए था, राज ने रूबी को घूरते हुए कहा। आई ना, हमारे घर बैठकर आराम से एक एक कप कॉफ़ी पीते हैं। जी अभी नहीं, हमें ऑफिस के लिए पहले ही देर हो गई है, राज ने नरमी से कहा। ऐसी बात है तो मैं रोकूंगा नहीं। फिर राज ने कहा, क्यों ना आप अपनी पत्नी के साथ हमारे साथ शाम की कॉफ़ी पिएं। इस पर वह सज्जन बोले, जी मिस्टर, जी मेरा नाम राज है और ये मेरी पत्नी रूबी हैं। बातों में तो हम एक दूसरे का नाम परिचय करना ही भूल गए। मेरा नाम अमन है और मैं ये आपके पास वाले अपार्टमेंट में ही रहता हूँ, पर एक शर्त है। आज तो मैं आपके घर आ जाऊँगा, पर अगले संडे आपको मेरे घर पर आना होगा। अगले संडे की शाम की कॉफ़ी आप दोनों के नाम। ये कहकर वे तीनों हंसने लगे और अमन ने बड़ी ही गर्मजोशी से आपस में हाथ मिलाया। तो फिर राज, बोलो तो फिर आज शाम की कॉफ़ी पक्की? अमन ने भी हंसकर जवाब दिया कि हाँ पक्की। इस अपार्टमेंट में आए हुए राज और रूबी को अभी 4 महीने ही गुजरे थे। इससे पहले उनका किसी दूसरे पड़ोसी से अभी ठीक से जान पहचान नहीं हुई थी। जान पहचान बढ़ाने के लिए ही दोनों ने अमन को कॉफ़ी की दावत दे डाली। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद अमन भी तय समय पर राज के घर पहुंच गया। तभी रूबी गर्मा गर्म कॉफ़ी और पकौड़े लेकर ड्राइंग रूम में आकर राज की बराबर में बैठ गई। तीनों ही बड़ी हंस हंस के बातें कर रहे थे। राज और रूबी को क्योंकि अभी वहाँ कुछ ही समय गुजरा था, इसलिए वह आसपास का माहौल जानना चाह रहे थे। क्योंकि अमन उन्हें एक समझदार और होशियार और खुशमिजाज इंसान लगा था, तो राज और अमन में एक दोस्ताना बर्ताव कायम हो गया था। कुछ ही देर बाद कॉफ़ी ख़त्म करके अमन ने जाने की इजाज़त लेते हुए खड़े हो गए और साथ ही राज और रूबी को घर आने का निमंत्रण भी दे दिया। राज और रूबी ने भी अगले संडे जाने की बात की। आज सैटरडे की शाम तो कहीं घूमने जाना नहीं हुआ, पर कल रविवार में तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चल रहे हो, रूबी ने जैसे ऑर्डर देते हुए राज को कहा। राज भी तंजियाई हंसी हंसता हुआ रूबी की तरफ देखने लगा और कंधे उचकाकर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अगले दिन दोनों ने शॉपिंग और डिनर बाहर ही किया और फिर से उनका ऑफिस का रूटीन शुरू हो गया। इसी तरह पूरा हफ्ता गुजर गया। आज फिर से शनिवार था, तो रूबी ने राज को याद दिलाया कि राज, याद है ना, हमें कल अमन के यहाँ चलना है। तुम ऐसा करना, उनके लिए कोई गिफ्ट लेते आना। अमन हाँ में सर हिलाते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। फिर अगली शाम तय समय पर दोनों मिस्टर अमन के घर पहुँच गए।
दरवाजे के बाहर अमन और सना के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। बेल बजाने पर एक 40-45 साल की महिला ने दरवाज़ा खोला। मैं और रूबी हैरान थे कि क्या ये अमन जी की पत्नी है। यह तो उम्र में उनसे काफ़ी बड़ी नज़र आती है। राज ने पूछा, क्या मिस्टर अमन? जी जी, वे घर पर ही हैं, आप अंदर आ जाइए। उन्होंने हमें अंदर आने को कहा, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि हम दोनों आने वाले हैं। हम अंदर चले गए, पर जैसे ही वे दोनों अंदर गए, अमन जी की आवाज़ आई कि आंटी आप इन्हें बिठा लीजिए, मैं अभी आया। अब राज और रूबी समझ चुके थे कि ये अमन जी की पत्नी नहीं बल्कि कोई आंटी हैं, पर अब नज़रें अमन जी की पत्नी को ढूंढ रही थी, जो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद अमन जी कॉफ़ी की ट्रे हाथ में लिए हुए आए। गुड इवनिंग राज, गुड इवनिंग रूबी, गुड इवनिंग मिस्टर अमर, उन्होंने उन दोनों ने भी एक साथ कहा। अमन आकर बैठ गए। वह समझ गए थे कि वे दोनों उनकी पत्नी को ही ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने बात बनाते हुए कहा कि उनकी पत्नी की ज़रा तबीयत ख़राब है और वह आराम कर रही हैं। जैसे ही वह उठेंगी, मैं आप दोनों से उन्हें मिलवा दूंगा। राज और रूबी दोनों को ये बात बड़ी अटपटी लगी कि मेहमान को घर बुलाकर गृह स्वामिनी ही खुद ही गायब हो गईं। अब दोनों कॉफ़ी पी रहे थे कि थोड़ी ही देर में सामने के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी और उसके बाद किसी के कराहने की आवाज़ भी सुनाई दी। राज को लगा कि शायद उसका ये वहम है, पर उसकी पत्नी रूबी ने भी ये महसूस किया कि अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। तभी अमन उठकर उस कमरे में गया और वह आवाज़ आनी बंद हो गई। ऐसे ही वहाँ से अमन उठकर गया। रूबी ने राज को कहा कि ये कैसी आवाज़ है राज, क्या तुमने सुनी? राज ने कहा, हाँ मैंने भी ये आवाज़ सुनी। मुझे लगता है कि अमन की पत्नी ज़्यादा ही बीमार है। पर रूबी का दिमाग घूम रहा था। इतने में ही अमन वापस आ गए और उनकी बात बीच में ही रह गई। अब कमरे से वह आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। अमन मुस्कुराते हुए सोफा पर बैठते हुए कहने लगे, मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हुए रूबी ने राज को चलने का इशारा किया। वैसे तो अमन बड़े अच्छे इंसान मालूम होते थे, न जाने क्यों रूबी को उन आवाज़ों से उलझन में डाल दिया था। अमन के टोकने पर कि राज मुलाकात करते रहना, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और राज और रूबी बाहर निकल गए। अपने घर के अंदर आते ही रूबी तेज़ी से बोली, राज क्या तुम्हें यह आदमी कुछ अजीब नहीं लगा? अगर किसी की पत्नी बीमार होती भी है तो क्या वह हमें उससे नहीं मिलवाएगा? चलो तुम्हें ना सही, मुझे तो मिला देता। मुझे ये इंसान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं इसने अपनी बीवी को कमरे में बंद तो नहीं कर रखा है? कहीं अपनी बीवी पर कुछ जुल्म तो नहीं कर रहा है? पता नहीं सना इसकी बीवी है या कौन? राज ने रूबी को रिलैक्स करते हुए कहा, अब इतना अपने दिमाग पर जोर मत दो। न जाने क्या क्या सोच रही हो तुम। बिना किसी को ज़्यादा जाने हम उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी गलत साबित हो जाता है। जो भी है कुछ दिनों बाद हमें पता चल ही जाएगा। और वैसे भी हमें इससे क्या लेना, कैसे होता है जो भी है वह जाने। फिर वह दोनों रात का खाना खाकर सो गए और फिर 3-4 दिन बाद ऑफिस से आते हुए अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रूबी की मुलाकात अमन के घर वाली आंटी से हो गई। रूबी जानना चाहती थी कि अमन के घर का राज क्या है। क्या सच में उसकी पत्नी बीमार है? आखिर सच्चाई क्या है? उसने आंटी को आवाज़ दी और उनका हालचाल पूछा तो वह बोली कि बस मैं भी अभी साहब के घर से जा ही रही थी। इससे पहले कि रूबी उनसे कुछ और पूछ पाती, पीछे से उसे अमन आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने दूर से ही मुस्कुराते हुए रूबी की तरफ हाय हेलो किया और पूछा कि राज कहाँ है? आप तो उसे दिन के बाद घर पर आए ही नहीं। रूबी ने कहा कि बस टाइम नहीं मिलता है। तो अमन ने उन्हें रात के खाने की दावत दे डाली और कहा कि उस दिन मेरी पत्नी ज़्यादा बीमार थी, मैं आपको ठीक से समय नहीं दे पाया था। आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। रूबी के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना और फिर राज को भी फ़ोन करके दावतनामा दे दिया और अमन को बातों में लगा देख आंटी वहाँ से चली गईं। राज के आ जाने के बाद रूबी और राज मिलकर अमन के घर डिनर पर पहुँच गए। अमन ने बड़ी खुशदिली से दोनों का स्वागत किया, पर आज फिर अमन की पत्नी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। रूबी को ये बात आज फिर अजीब लग रही थी। उसने अमन से पूछ ही डाला कि क्या आज भी आपकी पत्नी बीमार हैं? तो अमन ने कहा कि जी, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। रूबी राज की तरफ देखने लगी। तभी सामने के कमरे से हंसी की एक तेज़ आवाज़ ने दोनों का ध्यान सामने वाले कमरे की तरफ खींचा। रूबी ने राज की तरफ देखा। उसे लगा कि ये सना की आवाज़ थी और शायद वह हमसे मिलना नहीं चाह रही और कमरे में ही फ़ोन पर किसी से बातें कर रही है। उसे ये बात बड़ी नागवार गुजर रही थी। राज भी आंखों ही आंखों में उसकी बात को समझ गया था
और आंखों से ये जैसे ही इशारा करते हुए कहा कि रिलैक्स, कोई बात नहीं, आखिर अमन जी तो हमारे पास ही बैठे हैं। तभी अमन बोले कि ये एक अलार्म की आवाज़ थी। शायद अमन समझ चुके थे कि वे दोनों अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं। इस पर रूबी ने पूछा, ये कैसा अलार्म है? उसे बड़ी हैरानी हो रही थी। तो अमन ने कहा, ये सना की आवाज़ है। सना ने ही अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे ही अलार्म बना दिया। पहली बार तो मैं भी चौंक पड़ा था। काफ़ी हंसमुख हैं सना जी, शायद। सना जैसा कोई हो ही नहीं सकता। उसकी हंसी बहुत तेज़ थी। जब वे हंसती तो आस पड़ोस वाले भी जान जाते थे। मैं अक्सर सोचा करता था, ज़रा भी तमीज़ नहीं है इस औरत को। कहने को डबल एम में है, कॉलेज में लेक्चरर है, लेकिन अकल एक पैसे के बराबर भी नहीं। बातूनी तो इतनी कि मैं कभी कभी खींच उठता था। हमारी शादी को 12 साल हो गए, लेकिन इन 12 सालों में मैंने कभी भी उसे दुखी या उदास नहीं देखा था। हमारे कोई औलाद नहीं हो पाई, इस बात का मुझे कोई ख़ास दुख नहीं था, लेकिन माँ बन पाने की ख्वाहिश अधूरी रह जाने के बाद भी सना की आंखों में दर्द की एक रेखा भी मैंने नहीं देखी थी। जैसे दुखी होना उसे आता ही नहीं था। हर रात उसके पास बातों का ख़जाना होता था मेरे लिए। अमन सना के बारे में बताते हुए जैसे खो गया था। वह सना के बारे में बताने लगा और राज और रूबी भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से और खामोशी से सुन रहे थे। फिर अमन ने कहा, एक रात मैं घर थका हुआ सा था। उस रात मैं जल्दी ही लेट गया था। काम की थकान से मेरा सोने का मन हो रहा था। तभी सना ने मेरे कान के पास आकर मुझसे कहा, अमन बातें करते हैं ना, सो गए क्या? नहीं, सुन रहा हूँ, तुम बोलो। नहीं, पहले अपना चेहरा तो मेरी तरफ करो। उन बातों को बताते हुए अमन बोल, जाने कितनी बातें थीं उसके पास जो ख़त्म ही नहीं होती थी। वह बोलती रहती और मैं न जाने कब सो जाता, कभी ठीक से सुना ही नहीं। आखिर वह कहती क्या थी? आपकी शादी तो अरेंज थी ना? रूबी ने पूछा। जी नहीं, हमारी लव मैरिज थी। हमने छुप छुप कर मिलना, रोमांस फरमाना, माता पिता के तुगलकी फरमान का सामना करना, फिर आखिर में जैसे हिंदी फिल्मों में सब ठीक हो जाता है, उसी तर्ज पर हमारे माता पिता भी मान गए। लेकिन उन दिनों मुझे सना का इतना बोलना कभी नहीं बुरा लगता था। उसकी इन अदाओं पर प्यार आता था, कहते हैं ना। लेकिन सना की तरफ से कभी कोई बदलाव मैंने महसूस नहीं किया था। जितनी अच्छी तरह वह मुझे समझती थी, उस तरह तो मैं कभी खुद को भी नहीं समझ पाया। कब मुझे चाय चाहिए होगी, कब मेरा पकौड़े खाने का दिल कर रहा होगा, कब मैं बॉस से झगड़ के आया हूँ, कब मैं उदास हूँ, यह सब मेरे बिना कहे समझ जाती थी कि शायद हर औरत के अंदर कहीं ना कहीं एक माँ छुपी हुई होती है। हर पार्टी की जान हुआ करती थी सना। कोई भी मुझे इनवाइट करता तो इसके पहले उसकी रिक्वेस्ट होती, भाई अकेले मत आना, भाभी को ज़रूर लेकर आना। सना का कहीं भी जाकर उस फैमिली का हो जाना मुझे बहुत परेशान करता था। मैं उसे अक्सर कहता, तुम गेस्ट से कब होस्ट बन जाती हो पता ही नहीं चलता। सबसे इतना घुल मिल जाती थी। खाना अच्छा बनाती हैं वह? रूबी के सवाल पर अमन मुस्कुरा दिए। जी नहीं, सना को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। हाँ, मगर उसे खाना खिलाना आता था। इतने प्यार से वह खाना सर्व करती थी कि 2 रोटी खाने वाला 5 खा जाता। मेरे दोस्त अक्सर कहा करते थे कि भाभी जी को दिल जीतना आता है। मेरा जवाब होता कि तेरी भाभी को बातें बनाना भी जो आता है। कभी कभी तो मुझे लगता कि मैं एक औरत से नहीं, टेप रिकॉर्डर से शादी कर ली है। पर अमन जी, आप बार बार था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इससे पहले कि अमन रूबी की इस बात का जवाब देते, आंटी आ गई। आंटी उनके घर में एक काम करने वाली औरत थी। तभी आंटी बोली, साहब मैं चलती हूँ, खाना बना दिया है और मैडम के कपड़े भी बदल दिए हैं। आंटी 1 मिनट रुकिए, आपकी तनख्वाह निकाल कर रखी है, अभी लेकर आता हूँ। अमन के अंदर जाते ही राज और रूबी ने आंटी से पूछ लिया, ये सना जी का क्या चक्कर है? बार बार था क्यों बोल रहे थे अमन जी, जबकि उनकी पत्नी तो अभी जिंदा हैं। जी, मैडम होकर भी नहीं हैं। क्या मतलब? रूबी ने पूछा। आज से करीब 4 साल पहले मैडम को पैरालाइज का अटैक हुआ था। मैडम कोमा में चली गई थी। 2 ढाई साल तक तो साहब ने अकेले ही मैडम को संभाला था। साथ साथ ऑफिस का काम भी घर से ही करते रहे। फिर दोस्तों के कहने पर, समझाने पर 1.5 साल पहले मुझे काम पर रखा। पर कमाल की बात तो यह है कि पता नहीं कैसे साहब को बिना मैडम के बोले ही पता चल जाता है कि कब उन्हें बाथरूम जाना है, कब टीवी देखना है, कब भूख लगी है, कब कहानी सुनानी है। साहब तो मैडम को तैयार भी खुद ही करते हैं। वह तो आज आप लोग आ गए इसलिए मैंने कर दिया। टीवी, बाथरूम, इसका मतलब अब हालत में काफ़ी सुधार आ गया है? रूबी ने पूछा।
उनकी हालत में हाँ अब तब से अब तक बस इतना ही सुधार आया है कि मैडम कोमा से तो बाहर आ गई हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मेरे टेप रिकॉर्डर का म्यूट बटन दब गया है। मेरी सना की आवाज़ चली गई और साथ ही पेट के नीचे का हिस्सा भी निर्जीव हो गया है, बेजान हो गया है। अमन जी आ गए थे और उन्होंने ही पूरी बात का जवाब दिया। कुछ देर तक सभी चुपचाप बैठे रहे। आंटी के जाने के बाद रूबी ने बात की शुरुआत की। माफ़ कीजिएगा अमन जी, वह नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर अचानक ये हुआ कैसे? राज ने पूछा। रात में ऑफिस से लेट घर पहुंचा था। बॉस से झगड़े के कारण मेरा मूड बहुत ख़राब था। वह फ़ोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। जब मैं हाथ मुंह धोकर आया, मुझे देखकर हंसते हुए बोली, डिनर करोगे या करके आए हो? जला भुना तो मैं था ही। उसे हंसता देखकर चिल्ला पड़ा, मेरे पास तुम्हारी तरह इतने चाहने वाले तो है नहीं जो साथ में डिनर ऑफ़र करें। मुझे लगा था अब तो पक्का लड़ेगी मुझसे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं उठी और वे हंसते हुए बोली, हाँ भाई, तुम्हारी ये बात भी सही है। कड़वा करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, खाने की हिम्मत तो सिर्फ मुझ में ही है। अच्छा तो मैं करेला हूँ। हाँ, और तुम्हें तो पता है मुझे करेला कितना पसंद है। ना चाहते हुए भी मैं हंस पड़ा था। अच्छा चलो मैडम, डिनर कर लेते हैं। तुम कर लो, मैं तो कर चुकी हूँ। कैसी बीवी हो तुम? दुनिया भर की औरतें अपने पति के खाने का इंतज़ार करती हैं, उनके आने पर उनके साथ खाना खाया करती हैं। करती होगी, पर सना उनके जैसी नहीं है। वैसे भी एक पुण्य आत्मा ने कहा है कि खाने के लिए भूख का इंतज़ार करना चाहिए, पति का नहीं। अच्छा, कौन सी पुण्य आत्मा? ज़रा मैं भी तो सुनूं। वही जिनके पति होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। ये कहकर वह हंसने लगी। उसकी बात सुनकर मैं भी हंस पड़ा था। उसे रात बिस्तर पर लेटकर मैं जब फेसबुक चेक कर रहा था, वह मेरे पास आई और कहने लगी, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बातें अपने दोस्तों के साथ। दूर बैठे दोस्तों से बात कर सकते हो, पास बैठी पत्नी से नहीं। क्या बात करूं तुमसे? कौन सी बात बची है करने को? दिन भर तो बोल बोल कर दिमाग ख़राब कर देती हो। इसने वह कहा, उसने यह किया। कितना स्टॉक है तुम्हारे पास बातों का, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। हाँ करती हूँ मैं, पर तुम ही बताओ, कितनी बार अपना फ़ोन रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बात सुनते हो? क्या सुनूं मैं? अपनी माँ की बुराइयाँ? सना की सभी अच्छाइयों पर उसका माँ न बन पाना जैसे एक ग्रहण था। इसलिए मेरी माँ एक भी मौका नहीं छोड़ती थी सना को नीचा दिखाने का। जैसे औरत की पहचान केवल माँ बनना हो, जैसे मेरा ख़ानदान इस दुनिया पर बची एक विलुप्त प्रजाति हो जिसके ख़त्म होने का ख़तरा बना हुआ हो। मेरे उस सवाल पर शायद थोड़ा सा बेचैन है हो गई थी वह, लेकिन फिर पलटवार करती हुई बोली, क्या बाबू मोशाय, तुम तो जानते हो मैं पीठ पर वार करने पर यकीन नहीं रखती, इसलिए जो भी कहना होगा तुम्हारी माँ के मुंह पर कहूँगी। उसकी उन्हीं बातों पर मुझे प्यार आ जाता था। फिर उसे अपनी बाहों में लेकर मैंने पूछा था, तो फिर बताओ कौन सी बात करनी है? कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। कमाल है, तुम किसी और की बात भी सुन सकती हो। अमन, अच्छा बताओ। उसके बाद पता नहीं रूबी क्या क्या मुझे बताती रही। आज याद करता हूँ तो कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ भी सुना ही नहीं था। मैं तो क्रिकेट देखने में बिजी हो गया था। पता नहीं कब तक बोलती रही थी वह। अचानक ही एक चीख से मेरा ध्यान सना की तरफ गया था। अमन, क्या है? सना ऐसे क्यों चीखी तुम? कब सीखोगी तमीज़? हड़बड़ाहट में डर के मारे मेरे हाथों से टीवी का रिमोट भी गिर गया था। एक ही घर में अजनबी बन गए हैं हम दोनों। तुम कहते हो मैं इतना बोलती हूँ, क्या तुम सुन पाते हो मुझे? क्या तुम तक पहुँच पाती है मेरी आवाज़? गुस्से में पागल हो गया था उस वक्त मैं, और मैं चीख कर बोला, क्या सुनूं? अपने घर में शांति के लिए तरस गया हूँ मैं। तुम्हारी दिन भर की फालतू बकवास से थक गया हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती क्या तुम? ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है अमन। आज तुम्हें मेरी आवाज़ बुरी लग रही है, कल कहीं खामोशी न चुभने लगे। इसके बाद वह सो गई थी। नींद में ही स्टॉक आया उससे और मेरी ज़िंदगी में खामोशी भर गया। यह सुनकर कमरे में खामोशी पसर गई। अमन, डॉक्टर क्या कहते हैं? रूबी ने पूछा। इलाज कर रहे हैं। अगले महीने सना को अमेरिका ले जा रहा हूँ। देखना वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राज ने दिलासा देने की कोशिश की। अमन ने एक लंबी सांस ली और बोले, एक बात कहूँ आप दोनों से? चंद लम्हे तुम्हारी ज़िंदगी के तुम्हारे पास ऐसे मुट्ठी में कैद हो रहे जैसे, इससे पहले कि वक्त फिसल जाए मुट्ठी से तुम्हारी, जी लो हर लम्हा आखिरी वक्त हो जैसे। अंदर कमरे से आवाज़ आ रही थी। इस आवाज़ को सुनकर अमन अचानक खड़े हो गए। बस इतना ही कहना था आप दोनों से।
अब आप दोनों को मुझे माफ़ करना होगा। सना को टीवी देखने का मन कर रहा है तो मुझे उसके पास जाना होगा। दोनों को दरवाजे तक छोड़ने अमन आए तो अचानक राज रुक गया और पलटकर उसने अमन से पूछ लिया, अमन आपको कैसे पता चला कि सना जी को टीवी देखना है? चेहरे पर एक फीकी सी हंसी आ गई थी उनके। कोई कमाल की बात नहीं राज, जिंदगी भर जिस सना की आवाज़ ये दिल नहीं सुन पाया था उसकी खामोशी को भी अब सुनने लगा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली में और हमारे से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि आने वाला कल कैसा होगा किसी को नहीं पता। वक्त निकलते देर नहीं लगती, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो इसलिए जब तक आपके पास वक्त है, साथ है रिश्तों का, लोगों का, अपनों का, उनकी कद्र कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, ख़ुद से प्यार कीजिए और हमारी कहानियों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।